प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस कोरोना वायरस की घड़ी में ये चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है, तो स्कूल में आने में सभी असमर्थ है, तो इसीलिए सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। तो बच्चों, जैसा कि तुम्हें पता है कि हमने स्कूल में फ़िज़िक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी हमारे नए बच्चे हमसे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो हमारी वीडियो है हमारे चैनल पर आएगी और वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। और जो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है वो है हमारा श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। जो भी है तुम ऐड हो गई हो उसमें। ठीक है, तो अब समय को देखते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारा चैप्टर है, तो जो चैप्टर 10 हमारा बल और गति के नियम, जो कि हमारा फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, और जैसा कि तुम जानते हो कि जो हमारे सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है बल। ठीक है, बल हम जानते हैं बल क्या होता है। सिंपल सी बात है, कोई बच्चा कहेगा फोर्स, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो हम ये जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे बल कहते हैं तो डाल कहते हैं सर फोर्स होता है। तो इसीलिए बल क्या होता है, देखो, बल एक क्रिया है। क्या है बल? एक क्रिया। क्योंकि हमारे पास मान लो ये कोई वस्तु है। क्या है हमारे पास? ये कोई वस्तु है। जब मैं इस वस्तु को, ठीक है, मान लिया हमने सतह के समांतर रखी हुई है। ठीक है, और मैं सतह के समांतर इस पर कुछ क्रिया करता हूँ, और क्रिया करने के बाद ये वस्तु अपने इस स्थान से खिसक कर कुछ विस्थापन तय करके यहाँ तक पहुँच जाती है। अब क्या हुआ, इसकी जो स्थिति थी हमारी वो यहाँ थी। हमने मान लिया ये हमारी स्थिति फर्स्ट है, और थोड़ी देर बाद जब हम देखते हैं कि हमने सतह के समांतर इस पर क्रिया की, तो सतह के समांतर क्रिया करने के बाद क्या हुआ, हमारी वस्तु ने अपना स्थान परिवर्तन कर दिया। ठीक है, और यही क्रिया जो इसके स्थान में परिवर्तन कर दे या इसके स्थान में परिवर्तन करने की क्या करता है, प्रयत्न करता है। ठीक है, यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है? बल कहलाती है। अब प्रयत्न किस प्रकार करता है, मान लिया हमारे पास ये क्या है, एक वॉल है। ठीक है, क्या है हमारे पास? ये दीवार है, और कोई व्यक्ति, ठीक है, कि कोई व्यक्ति क्या करता है, इस पर कोई फोर्स लगाता है या इस पर क्रिया करने की कोशिश करता है कि मैं दीवार को धकेल देता हूँ, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ है। क्योंकि कोई मूर्ख आदमी ही होगा जो दीवार को धकेल देगा अकेला, क्योंकि हमें पता है कि जो दीवार है उसे अकेला आदमी धकेल नहीं सकता। ठीक है, अब जितनी क्रिया जो व्यक्ति है वो दीवार पर करता है, उतनी ही क्रिया वापस दीवार व्यक्ति पर करती है। ठीक है, और दोनों क्रिया हमारी क्या है, बराबर है। तो इसीलिए जो दीवार है अपने वहीं पर है, मतलब जो जहाँ पर थी। ठीक है, तो जो हमारे ये दोनों बल लगे, इन बलों को भी हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? संतुलित बल। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो बल के बारे में सभी को पता लग गया बल क्या है। ठीक है, बल क्या है, देखो मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है यहाँ पर कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयत्न करता है, बल कहलाता है। ठीक है, इतनी बात। क्योंकि जो हमारा बल है, जैसे ही मैंने इस पर कोई बल लगाया, ठीक है, फोर्स F, तो लगाने से इसकी क्या हुआ, स्थिति में परिवर्तन हो गया गुटके की। और यदि मैं दीवार पर कोई फोर्स लगाता हूँ तो क्या हुआ, इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। क्या किया, लेकिन इसने प्रयत्न तो किया इसे धकेलने का, लेकिन ये है अपने स्थान पर ही। तो सभी को बल की परिभाषा समझ में आ गई। क्या है, ये वह बाह्य कारक है या तो इसकी स्थिति में परिवर्तन करता है या करने की कोशिश करता है, तो बल कहलाता है। अब वैसे तुम्हारी छोटी क्लास में से तुम आए हो, उसमें थोड़ा बहुत पढ़कर आए होंगे कि जो बल होता है, ठीक है, वो क्या होता है। कुछ हमारे बलों के जैसे कि उदाहरण है, गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। और इसके बाद हमारा घर्षण बल है, यानी हमारे बहुत प्रकार के बल है। लेकिन अभी हमारी जो एक क्लास है 9, इसमें केवल हम 2 तरह के बलों के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। ठीक है, तो पता लग गया। तो क्या होता है, एक होता है संतुलित बल और एक होता है
एक होता है असंतुलित बल। ठीक है, अब सबसे पहले हम संतुलित बल के बारे में बात करते हैं। अब देखो जो संतुलित बल होता है, ठीक है, क्या होता है संतुलित बल। अब हमने मान लिया हमारे पास ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर हम कितने ही बल लगाते हैं चारों तरफ से, ठीक है, समान परिमाण के। समान परिमाण का मतलब है कि इसका मान भी 10 है, इसका मान भी 10 है, और हम इसके बाद में न्यूटन और लगा देते हैं, क्योंकि जो बल होता है उसका मात्रक न्यूटन होता है, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम असंतुलित बल के बारे में, और या ये कह लो कि सबसे पहले संतुलित बल के बारे में या फिर असंतुलित बल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो संतुलित बल। तो संतुलित बल क्या है? यदि हमारे पास ये कोई वस्तु है और वस्तु पर हमने चारों तरफ से बल लगा देते हैं, ठीक है, हमने चारों तरफ से बल लगा दिए, लेकिन बल लगाने पर क्या हुआ? वस्तु की केवल शेप में परिवर्तन होता है। क्या होता है? केवल वस्तु के साइज में या उसके आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो और न ही वो क्या करती, अपनी स्थिति में परिवर्तन करती, यानी वो विराम अवस्था में ही रहती है। ठीक है, तो तब जितने भी बल उस पर कार्य करते हैं वे सारे के सारे बल क्या कहलाते हैं? हमारे संतुलित बल। समझ में आ गई? एक बार और सुन लो कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु, ठीक है, और इस वस्तु पर चारों तरफ से बल लगते हैं, या इस वस्तु पर चारों तरफ से बल लगते हैं, और इन बलों का मान भी क्या है? समान है। ठीक है, और जैसे ही हम इस पर बल लगाते हैं, ठीक है, तो ये केवल बल इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं करते, ये केवल इसके क्या करते हैं? इसके आकार में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो ये बल हमारे संतुलित बल कहलाते हैं, जिसे कि डेफिनेशन लिखी है कि जब किसी वस्तु पर कई बल कार्य करते हैं लेकिन उनका परिणामी बल शून्य हो तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। अब ये बताओ, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि जब कोई व्यक्ति किसी दीवार को धकेलता है तो वह अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती, क्योंकि उस पर परिणामी बल शून्य होता है। क्योंकि परिणामी बल शून्य कब होगा? देखो, ये कोई दीवार है, व्यक्ति ने इस पर क्या है? फोर्स लगाया, और उतना ही जो फोर्स है उसकी विपरीत दिशा में दीवार ने लगाया। ठीक है, तो जब जितना बल इधर को लगा और उतना ही बल उसके विपरीत दिशा में लगा, तो इसका मतलब दोनों बल समान परिमाण के हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जो रस्सी खींचते हैं, रस्सी, क्योंकि छोटी क्लास में ज़्यादातर पहले स्कूल में वो रस्सी वाला खेल खेला करते थे हम, कि कुछ व्यक्ति इधर से और कुछ व्यक्ति इधर से क्या करते हैं? रस्सी खींचते हैं। यदि जितने व्यक्ति इधर लगते हैं और जितने व्यक्ति इधर लगते हैं, यदि वे दोनों बराबर बल से दोनों को खींचते हैं तो क्या है? वे ना तो रस्सी हमारी इधर को खींचती और न ही इधर को, यानी वो संतुलित की अवस्था में रहती है। तब ये बल ही क्या कहलाते हैं? हमारे संतुलित बल कहलाते हैं। समझ में आ गई? कि क्योंकि इन पर जो परिणामी बल लगता है वो क्या लगता है? शून्य है। तो सभी के बल, सभी की समझ में संतुलित बल समझ में आ गया कि जब किसी वस्तु पर कितने ही बल कार्य करते हैं और उनका परिणामी बल शून्य हो तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम असंतुलित बल। अब असंतुलित बल क्या होता है? ये हमने मान लिया वही वाली बात कि वस्तु क्या है, वस्तु पर कितने बल कार्य करते हैं। ठीक है, कितने ही बल कार्य करते हैं, और वस्तु क्या करती है? अपनी स्थिति में परिवर्तन कर देती है। ये बल क्या कहलाते हैं? हमारे असंतुलित बल। क्योंकि जैसे ही हमने इन पर बल लगाया तो वस्तु ने क्या किया? अपनी स्थिति में परिवर्तन किया। जब वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर देती है वे तो कहलाते हैं हमारे असंतुलित बल, और जब अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती, जहाँ थी वो वहीं पर रहती है, ये कहलाते हैं हमारे संतुलित बल। जैसे कि एग्जाम्पल में हम, जैसे कि रस्सी कसी के खेल में जब एक टीम रस्सी को छोड़ देती है तो जो हमारी दूसरी टीम है वो क्या होती है? नीचे गिर जाती है। सभी को इतना तो पता ही होगा, क्योंकि जो दूसरी टीम है, दूसरी टीम ने जैसे ही अपना बल लगाना बंद किया, ठीक है, ये हमारी दूसरी टीम है, जैसे ही इसने बल लगाना स्टार्ट किया तो जो हमारी दूसरी टीम थी वो क्या हुई? नीचे गिर जाती है, क्योंकि उस पर कुछ बल कार्य विपरीत दिशा में नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे असंतुलित। क्योंकि जो हमारे व्यक्ति थे जितने भी, वे पहले तो खड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही दूसरी व्यक्ति ने अपनी जो रस्सी अपने हाथों से छोड़ दी तो वे क्या हुआ? पीछे की तरफ को गिरते हैं। तो क्या हुआ?
पता लग गया सभी को। असंतुलित बल क्या होते हैं? तो जो हमारे बल होते हैं किसी वस्तु पर यदि हम वे लगाते हैं तो क्या होता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। तो जब उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है वे तो असंतुलित बल, और जब स्थिति में परिवर्तन नहीं होता वे संतुलित बल। ठीक है, बलों के बारे में पता लग गया। और जो इनके डेफिनेशन और फॉर्मूले के आधार पर, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हमारे न्यूटन के गति के नियम हैं वो उनसे बाद में है। ठीक है, अब आते हैं हम, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या रहेगा, वो न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, न्यूटन की गति के नियम क्या है हमारे? तो सबसे पहले जो हम जानते हैं कि जो न्यूटन की गति के नियम है ये हमारी एक बुक है द प्रिंसिपिया। क्या है? बुक द प्रिंसिपिया। ठीक है, ये हमारे उससे लिए गई है। और जो न्यूटन की गति के नियम है हमारे पास, जैसे कि आपको पता है गति की हमने कराई थी क्लास में, 3 समीकरणें होती है, तो उसी प्रकार जो हमारे न्यूटन की गति के नियम होते हैं वे भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, और इन न्यूटन की गति के नियम को हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कि हमारा प्रथम नियम है, ठीक है, किसका है ये? न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है, इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, यदि कोई वस्तु, देखो सबसे पहले जड़त्व का नियम कहते हैं, तो ये जो जड़त्व होता है, क्योंकि सभी के लिए ये नया शब्द होगा, सभी के लिए ये नया शब्द होगा। ठीक है, और जो जड़त्व है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जड़त्व का जो नियम है इसके बारे में बताते हैं हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जड़त्व के नियम को। तो यदि देखो जड़त्व का नियम क्या है, पहले वैसे समझा दूँ। ठीक है, ये हमारे पास कोई वस्तु है। क्या है? हमारे पास कोई वस्तु है। ठीक है, अब ये क्या है? विराम अवस्था में रखी है। क्या रखी है? विराम अवस्था में रखी है। यदि मैं, अब देखो, यदि ये विराम अवस्था में रखी है तो यदि मैं इस पर कोई बाहर से क्रिया नहीं करता तो क्या रहती है? ये विराम अवस्था में ही रहेगी। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति खाट पर लेटा है, ठीक है, लेट गया। अब यदि दूसरा व्यक्ति आकर उसे नहीं उठाता तो क्या है? वो लेटा ही रहेगा। मान लिया कोई निठल्ला व्यक्ति है और खाट पर लेटा है, ठीक है, तो यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसे आकर नहीं उठाता तो वो लेटा रहेगा। तो इसका मतलब उस पर कोई बाहर से क्रिया तो नहीं हुई। ठीक है, और यदि कोई दूसरा व्यक्ति आकर क्या करता है? उस पर बाहर से क्रिया करता है, ठीक है, तो क्या होता? तो गतिमान हो जाता है। सिंपल सी बात है। या यदि कोई वस्तु गतिमान है, ठीक है, बाइक गतिमान है, और यदि हम उस पर ब्रेक नहीं लगाते तो क्या है? ब्रेक नहीं लगाते तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, तो सबसे पहले जो ये नियम है हमारा, इसी के आधार पर जो हमारी डेफिनेशन होगी क्या होगी वो देखो। यदि कोई वस्तु देखो विराम अवस्था में है तो वो क्या है? विराम अवस्था में रहेगी। और यदि कोई वस्तु क्या है? गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब बाह्य बल क्या है? देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारी बाहर से कोई भी क्रिया की जाती है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए, ठीक है, या परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जाता है, तो यही क्या कहलाता है? हमारा बल कहलाता है। अब बाहर से की जो बाहर से बल लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा बाह्य बल। ठीक है, समझ में आ गया? क्या है हमारा प्रथम नियम? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था का मतलब है रुकी हुई है, तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। और यदि वो गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बाह्य बल का मतलब है कि उस पर कोई बाहर से क्रिया न किया जाए। ठीक है, क्योंकि यदि कोई विराम अवस्था में है, बाहर से बल लगाया तो तभी तो गतिमान अवस्था में होगी। और यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, जब तक उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाता तभी तो वो विराम अवस्था में आएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम इस नियम को प्रथम नियम कहते हैं। और इसे हम दूसरा नाम भी देते हैं गैलीलियो का नियम अथवा जड़त्व का नियम। सभी बच्चे बताए, समझ में आ गया होगा तो कमेंट करें यस सर। ठीक है, जिसकी यदि कुछ समझ में ना आया हो वो मुझे क्या है? टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, जड़त्व का प्रथम नियम तुम्हें समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो जड़त्व के नियम में हमारा जड़त्व शब्द है ये क्या होता है। ठीक है सभी को? अब देखो, सबसे पहले जो जड़त्व क्या होता है। अब देखो, हमने मान लिया ये हमारे पास कोई वस्तु विराम अवस्था में पड़ी है। क्या है?
विराम अवस्था में पड़ी है। अब ये बताओ, ये जब तक विराम अवस्था में पड़ी है, ठीक है, यदि मैं इस पर कोई बल लगाता हूँ, ठीक है, तो यदि थोड़ा सा भी बल लगाता हूँ तो क्या होता है, ये उसका विरोध करती है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ले लो, जैसे कि व्यवहारिक एग्जाम्पल, जैसे कि दीवार ही है हमारे पास, क्या है, दीवार है, ठीक है, क्या हमारे पास दीवार है, और यदि मैं इस दीवार पर क्या है कोई बल लगाता हूँ, यानी कि इतना बल लगाता हूँ जिससे ये दीवार क्या होती है, नीचे नहीं गिरती, ठीक है। और जैसे ही मैंने मान लिया वैवाहिक एग्जाम्पल के तौर पर इस पर बुलडोज़र चलाता हूँ मैं, ठीक है, बुलडोज़र चलाने के बाद क्या होता है, जो हमारी दीवार है ये गिर जाती है, सभी को पता है इतनी बात। अब देखो, जैसे कि जो हमारी दीवार है, जब मैंने इस पर खुद बल लगाता हूँ तो यह उसका विरोध करती है, ठीक है, यानी इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। और हमने मान लिया, चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लो, ये समझ में ना आया हो, मान लिया हमारे पास कोई क्रिकेट की गेंद है, ठीक है, और क्या है, वो गतिशील है, ठीक है, और गतिशील होने के बाद क्या होता है, जैसे कि मैं इस पर बल लगाता हूँ तो क्या होता है, इसकी दिशा में चेंज हो जाता है, ठीक है, दिशा में चेंज हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि बस में कोई यात्री बैठे होते हैं, ठीक है, क्या बैठे होते हैं, बस में कोई यात्री बैठे हुए होते हैं, और जैसे ही हमारी बस चलती है तो क्या होता है, पीछे की तरफ को धक्का लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, जड़त्व का ही कारण है, क्योंकि जो हमारा जड़त्व होता है क्या होता है कि ये किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। तो क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। समझ में आ गई इतनी बात। तो जड़त्व क्या है कि ये वह है हमारा, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, ठीक है इतनी बात। तो सिंपल सी बात में हम कहे कि जो अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती हो वस्तु, उसका वह गुण ही जड़त्व कहलाता है। मोटी सी बात यह है, ठीक है। अब हमारा जो जड़त्व होता है वो कितने प्रकार का होता है, देखो सबसे पहले क्या आते हैं हमारे जड़त्व के प्रकार। अब जो जड़त्व होता है हमारा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले 3 प्रकार का कौन कौन सा, एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व, एक होता है दिशा का जड़त्व, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो हमारा विराम का जड़त्व है उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो विराम का जड़त्व क्या है। अब वस्तु के नाम में ही क्या आ रहा है हमारा, विराम, यानी जब वस्तु विराम अवस्था में हो, ठीक है। जड़त्व का मतलब तो सभी को पता होगा क्या है, विरोध। जड़त्व का मतलब होता है विरोध, ठीक है। जब वस्तु क्या है, विराम अवस्था में हो और वो अपनी विराम अवस्था में होने वाले क्या करती हो, होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, तो विराम का जड़त्व कहलाता है। सिंपल सी बात यह है कि वस्तु का अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध तो जड़त्व कहलाता है। और जब वस्तु विराम अवस्था में होती है और अपनी स्थिति में, ठीक है, अपनी स्थिति में जब वो परिवर्तन का विरोध करेगी तो इसका मतलब वो क्या कहलाता है, विराम का जड़त्व। समझ में आ गया सभी के। विराम का जड़त्व क्या है, एक बार और देख लो, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहलाती है। अब विराम अवस्था की बात आती है, क्योंकि हमारे कुछ जो स्टूडेंट हैं वे नए होंगे, तो विराम अवस्था क्या होती है, विराम अवस्था होती है जब वस्तु रुकी हुई होती है, ठीक है, वो विराम अवस्था कहलाती है। और जब वस्तु गति में होती है वो हमारी गति की अवस्था कहलाती है। समझ में आ गया विराम अवस्था का मतलब। अब जैसे कि एग्जाम्पल में हमारी बस रुकी हुई है और उसमें बैठे यात्री, यदि बस अचानक चलना प्रारंभ कर देती है, ठीक है, मान लिया हमारे पास क्या है, ये बस है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, यात्री बैठे हैं, और जैसे ही बस चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, तो उसमें जो यात्री बैठे रहते हैं तो क्या होता है, वो बस के साथ ही चलना प्रारंभ कर देते हैं और बस के साथ, ठीक है। लेकिन उनका जो हमारा पीछे का हिस्सा होता है वो क्या होता है, क्योंकि जो नीचे वाला हिस्सा है ये तो बस की सतह के संपर्क में रहता है, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है जब बस चलती है तो क्या होता है, ये पीछे की ओर अपनी विराम अवस्था का विरोध करता है। क्योंकि हमने मान लिया ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब ये क्या है, विराम अवस्था में खड़ा है बस में, ठीक है, और जैसे ही बस चलती है तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है,
वो भी क्या होता है, बस की सतह के साथ चलता है। लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है, अपनी जहाँ पे था उसी का ही विरोध करता है, यानी अपनी विराम अवस्था का ही विरोध करता है। तो इसी कारण जो हमारे व्यक्ति है वो क्या होते हैं, पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं विराम का जड़त्व, यानी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहलाती है। विराम का जड़त्व समझ में आएगा सभी के। इसका एग्जाम्पल भी दे दिया कि बस में बैठे यात्री बस के अचानक चलने पर पीछे की ओर गिर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति के नीचे का हिस्सा बस के साथ संपर्क में रहता है, जबकि ऊपर वाला हिस्सा जैसे ही बस चलती है तो अपनी विराम अवस्था का विरोध करता है, ठीक है, जिससे व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि पेड़ पर फल टहनी को हिलाने पर गिर जाते हैं। पेड़ पर जो हमारे पके फल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, मान लिया पेड़ पर हमारे पका फल है, आम ही ले लो, ठीक है, पेड़ पर पका हुआ फल है, जैसे कि हमने टहनी को हिलाते हैं तो आम तो जो का तो है हमारा, ठीक है, लेकिन जो हमारी टहनी है, टहनी क्या होती है, ऊपर चली जाती है, लेकिन जो आम है अपनी वो जहाँ पे विराम अवस्था में लटका हुआ था उसी का विरोध करता है। तो इस विरोध के कारण क्या होता है, हमारा आम नीचे गिर जाता है, यानी जो हमारे फल होते हैं वे नीचे गिर जाते हैं। तो सभी को ये वाली बात समझ में आ गई। तो हम इसका दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे कि तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि जब जो हमारे पास घरों में कंबल होते हैं तो उनमें धूल भर जाती है, ठीक है, यानी कि यदि हम उसको लाठी से पीटते हैं, यानी कंबल को लाठी से पीटने पर, ठीक है, यानी जो हमारा कंबल है लाठी से पीटने पर उसमें उपस्थित क्या होते हैं, जो धूल के कण, ठीक है, वे नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। ये भी किसका कारण है, हमारा विराम का जड़त्व का, क्योंकि जो हमारा कंबल है ठीक है, जैसे ही हम इसको लाठी से पीटते हैं तो हमारा जो कंबल है वो तो ऐसे हो जाता है। अब जो धूल के कण थे वो तो इस अवस्था में थे, वो तो अपनी जो विराम अवस्था में है उसी का विरोध करते हैं, लेकिन जो हमारा कंबल है वो तो इस शेप में आता है लाठी मारने के बाद, लेकिन धूल के कण अपनी विराम अवस्था का विरोध करते हैं, जिससे वे अपनी जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में रहने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वे किसका विरोध करते हैं, अपनी विराम अवस्था का विरोध करते हैं। तो ये जो कंबल को लाठी से पीटने पर उसमें उपस्थित धूल के कण क्या होते हैं, नीचे गिर जाना, ये भी किसका उदाहरण है, हमारा जड़त्व का उदाहरण है, ठीक है। और ऐसे ही हम कितने ही व्यवहारिक एग्जाम्पल है जिसे हम इस पर लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सभी को पता लग गया है जड़त्व के बारे में। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, वो किसकी होगी, हमारी गति के जड़त्व की, क्योंकि हमारा जो विराम का जड़त्व है यहीं पर समाप्त होता है। और यदि किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे वो टेलीग्राम पर संपर्क कर सकता है, ठीक है। और इसके बाद यदि फिर भी किसी को डाउट क्लियर ना हो तो हमारी रिवीजन क्लास इसके बाद में चलेगी। तो उस रिवीजन क्लास में जितने भी जिसके जो भी डाउट होंगे वो मुझे लिखकर टेलीग्राम पर भेज देना, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है होमवर्क वाला, ठीक है, या उसमें डाल देना, ठीक है। तो प्रॉब्लम करने की कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखो, जिसे वीडियो पसंद आई उसे लाइक करना, क्योंकि जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि जितनी भी वीडियो आएगी तो ये इसी चैनल पर आएगी जो तुम्हें वीडियो उपलब्ध कराई है जिससे, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।